हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 16 अगस्त और जैसा कि अपना रिधिम चला रहा है कि सबसे पहले हम एक एमसीक्यू देखते हैं जो कि आपका लास्ट 2020 के हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम 26 तक पहुंच चुके हैं और सीरीज है हमारे पास ए। अब तक हमने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से ओल्ड एंड न्यू पैटर्न के थ्रू उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। अगला है 26 विद रेफरेंस टू द बुक। कौन सी है ये बुक? का नाम है देसर कथा। रिटन बाय दी रिटन बाय दी इनका नाम है सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, देवस्कर। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये कब की बात है? फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल की टाइम की बात है। इट वांस अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोटेनिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड्स। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहक विजय के विरोध की क्या दी है? चेतावनी। आगे, इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। आगे, द यूज ऑफ द देश बाय द देशुकर वाज इन स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। देशकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भों में किया गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? सॉरी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है थोड़ी, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए लास्ट मैंने दो वीडियो नहीं बना पाती। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। above द करेक्ट आपके पास है 1 and 2, 2 and 3, 1 3 and 1 2 3। सो देखेंगे यहाँ पे क्या है ना कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या है। देखिए मैं बता दूं आपको, जैसा कि हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, कल वाले क्वेश्चन का आंसर था हुंडी का मतलब है अविल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो वो बहुत नॉर्मल आंसर था, उसको आप बता भी सकते थे। बट यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करा दूं कि देखिए इसको थोड़ा सा आप निकालेंगे क्वेश्चन को तो कैसे निकालेंगे। द यूज, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नैरो मिल रहा है। द यूज ऑफ दिस बाय देशुकर, देश देश बाय देशुकर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। इन नैरो हो गया, किसी आपने पर्टिकुलर एक क्षेत्र को बता दिया है ना, नैरो हो गया। सो हियर अगर आप नैरो निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका तीन जो है ना वो क्लियर कट हो जाएगा। तो तीन आपका क्लियर कट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, देखिए वैसे तो हम इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं सॉल्व, बट हमारा तीन क्लियर कट हो गया तो हमारे पास आंसर क्या होगा वो आप दे देंगे। और चीज़ें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसको लास्ट में। देखते हैं क्या है हमारे पास। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट 15 अगस्त 2023 का है। क्या है हमारे पास? है लिंगुला बैक्टीरिया। एक्चुअली में ये डिजीज वाला हमारा जो सिलेबस में टॉपिक होता है वहां से क्वेश्चन उठाने की कोशिश होती है। तो हम जो भी करंट में न्यूज चलती है डिजीज वाली उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये फाउंड कहाँ हुआ है? लिंगोनेला बैक्टीरिया। एक्चुअली नेचुरली ये फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको, रिवर में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, एंड ग्रो इनसाइड द वाटर टैंक। और ये वाटर टैंक में भी ग्रो होता है एंड प्लम्बिंग सिस्टम्स। ओके, और केसेस क्या है? देखिए न्यूमोनिया जिसको लंग इन्फेक्शन कहते हैं, इससे ये होता है एंड डिजीज होती है। एंड लिंगोनेरिस डिजीज भी उसी से होती है। और पॉन्चेक फीवर की बात करें या मिलेंटर इलनेस की बात करें या रेसिडी फ्लू which is cases the Lingonelia bacteria which is found in a freshwater river, lakes and can grow inside the water tanks. Okay, now national। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये लिंगोनेला है क्या। वायरस पूछ लेगा आपसे, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर फंगस है। सो यू कैन इजीली आपको इतने इसको माइंड में फीड कर लेना है। इट्स अ बैक्टीरिया, नॉट इट्स अ फंगस, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ओके, एंड फाउंड वाला आपको याद रखना है कि ये आपको लेक्स और रिवर्स में मिलेगा। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज यानी कि NFIC, इसको लॉन्च किया था अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM। और इंडियन तो लॉन्च किसने किया था? अटल इनोवेशन मिशन आपको याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नवर एडुटेक। तो ये तीन यू कैन से दैट जो सिस्टम है उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज NFIC। व्हाट इज ये है क्या? नेशनल लेवल कैंपेन है। इट इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स, ये ओपन होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एडजन सेंडाई, इसको आपने सुना होगा जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे। तो सेंडाई, सेंडाई का मतलब है कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है, इनफाइनेट टाइम तक कोई भी चीज़ क्लोज हो सकती है। पहले तो आपको इसको इतना क्लियर कर लेना है। ठीक है, सो देखेंगे सेंडाई का मतलब होता है आपका इनफिनिट टाइम, विच इज टाइम नॉट डिसाइडेड टू ओपन दिस
you can say that university and any other things. So means क्या है यहाँ पे, terminating a sitting of the parliament for an indefinite periods, इसका कोई डिफिनेट पीरियड नहीं है, तब तक उसको आप क्या कर देंगे, पार्लियामेंट को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है एडजर्नमेंट सेंडाई। तो पहले आपको ये समझना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है टर्मिनेट अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट किया जाता है, नॉट ए डिफिनिट पीरियड। ओके, द पावर ऑफ द एडजर्नमेंट सेंडाई लाइज विद द प्रेसिडाइंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, यू कैन से दैट पावर जो है वो उनके पास होती है। और यहाँ पे पीओ लिखा है मैंने, यानी कि पीओ का मतलब है प्रेसिडाइंग ऑफिसर जो होते हैं, कैन आल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस, वो सिटिंग ऑफ द हाउस को बुला सकते हैं, एनी टाइम बुला सकते हैं, आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजर्न संडाई। अगर एडजर्न संडाई हुई है तो जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर है वो किसी भी टाइम जो है क्या करते हैं, हाउस की सिटिंग को बुला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्या है, पिंक वुलवॉर्म्स, ये आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो थोड़ा सा बता दूं, साइंटिफिक नाम है इसका पिक्टेनोफोरा गॉसिपेलिया। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, इट इज़ ए ग्रो नियरली ऑल द कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी कॉटन का ग्रो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर पिंक वुलवर्म फाउंड। अब देखिए बॉम्ब से आप थोड़ा सा सेंस लगा पा रहे होंगे, इट्स ए कॉटन्स। ओके, नाउ इम्पैक्ट क्या है, डैमेज द फाइबर ऑफ द कॉटन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम असम राइफल्स पे। असम राइफल्स अभी आपने सुनना होगा, जब एक्चुअली में क्या हुआ था मणिपुर में सेंट्रल फोर्स के बिना असम राइफल के खिलाफ भी कुछ आई कैन से दैट एफआईआर हुई थी, तो इसलिए सेंट्रल पुलिस फोर्स के बिना मणिपुर की जो पुलिस थी वो कोई भी केस को रजिस्टर नहीं कर सकती थी। तभी आर्म फोर्स के खिलाफ भी कुछ यू कैन से दैट एफआईआर हुई थी। और एफआईआर होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुकी के कुछ ऐसे एलिमेंट थे, यू कैन से दैट, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया, और उनको भी उन्होंने कैंप जो होते हैं वहाँ पे उनको जगह दी, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया असम राइफल्स। तो देखेंगे क्या है असम राइफल्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया। ये ओल्डेस्ट है, ध्यान रखना है, और वो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स चाहिए। ठीक है, इसीलिए आएगा है, सॉरी, इसीलिए का मतलब है आई कैन से दैट इसने बहुत ज़्यादा कुकी और मैथी में जो भी कुछ एलियस एलिमेंट थे जिनको सुरक्षित कैंप में रखा, जिनको नहीं रखना चाहिए था, इसलिए इसके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। इट इज़ द डुअल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटेड इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इनकी इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एंड इसको ऑपरेशनल करती है कंट्रोल बाय द इंडियन आर्मी। तो इसको ऑपरेशनल कंट्रोल किया जाता है बाय द इंडियन आर्मी। इट इज़ अ गार्ड द इंडो म्यांमार बॉर्डर्स, और इसको गार्ड कहाँ पे किया जाता है, इंडो म्यांमार बॉर्डर्स पे। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट फ्रंट पेज पर। तो क्या है हमारे पास, विल रिटर्न विद द रिपोर्ट्स कार्ड्स इन 2024 मोदी से एट रेड फोर्ट्स। तो 15 अगस्त को क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं। तो उसी स्पीच में उन्होंने ये कहा कि 2024 में हम रिपोर्ट कार्ड के साथ वापस आएंगे। अब रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमारे क्या क्या स्कीम्स रही है ना, तो और उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा अचीवमेंट रहा फॉर द इंडिया डेवलपमेंट। सो इन चीज़ों को लेके हम आएंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्चुअली में इसको रेड फोर्ट से एड्रेस किया। ठीक है, और 2014 में इन्होंने प्रॉमिस किया था, है ना, चेंज करेंगे, बट 2020 में अगेन, सॉरी आई थिंक 2019 में, आई थिंक 2019 में फ्री इलेक्टेड हुए। ठीक है, और प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड्स इंडिया अचीवमेंट ये आपको दिखाएंगे 2024 में। तो आप समझ रहे हैं परफॉर्मिंग किस तरीके से, क्या परफॉर्मिंग करेंगे, क्या प्रॉमिस किया, क्या परफॉर्म किया, रिपोर्ट कार्ड क्या रहेगा हमारा। और अपने 89 मिनट्स का जो स्पीच था उसमें इन्होंने इस बात को कहा। और उसके बाद करेंगे, मोदी ने ऐड किया कि गारंटी दैट इन हिज नेक्स्ट टर्म इंडिया वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो अगर कहना चाहेंगे आप, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हो सकता था स्पीच, कि भाई हम इंडिया के वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, है ना, अगर हम 2024 में इलेक्शन में आते हैं तो मे बी पॉसिबल हो सकता है। बट ओके, आगे क्या है ना, अब देखिए, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग माननीय मोदी जी का कोई भी स्पीच ना आने की वजह से ही उनकी जो पार्टी है उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही थी। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है,
और इसी में यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने स्पीच दिया था, यही बोला था, इन अ नॉर्थ ईस्ट यू कैन से दैट मणिपुरी, है ना, मणिपुर स्पेशली अ पीरियड ऑफ द वायलेंस हैज इंस्योर्ड, है ना, एंड मैनी पीपल डाइड, मैनी ऑफ द मदर्स एंड सिस्टर बट डिसरेस्पेक्टेड। देखिए डायरेक्टली नहीं कहा है बट इनडायरेक्टली ये तो कहा है कि भाई कई वुमेन्स मदर्स और सिस्टर का वहाँ मतलब सम्मान नहीं हुआ। ही सेड एंड एडिंग दैट देयर हैज बीन अ न्यूज़ ऑफ द पीस विंग स्लोली स्टेबलाइज द लास्ट फ्यू वीक। बट हाँ, ऐसा है मणिपुर में आपको शांति आई है। और यही रहता है कि जब भी कोई जवाब देना होता है तो उस जवाब को किस तरीके से बैलेंसिंग करना है ना। इट्स अ वेरी यू कैन से दैट मैंने अपने माननीय मोदी जी में है। अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या है, इसमें से हमने ये पढ़ ही लिया। अच्छा अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखेंगे, मैनी सिटी हेल, क्या बहुत सी चीज़ें हेल की, वेलफेयर प्लान्स, वेलफेयर प्लान्स अनाउंस्ड बाय द पीएम फ्रॉम रेड फोर्ट एम्पायर्स। यानी कि देख रहे हैं आप जो स्कीम है कुछ जिनको एड्रेस किया गया है फ्रॉम द रेड फोर्ट, जैसे आपकी है विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना क्या होगी आपकी, जैसे ये हेल्प करेगी पीपल को, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल काम करते हैं जैसे बार्बर है आपका, या फिर जो बुनकर हैं, व्यूअर्स हैं, या लॉन्ड्री वाले हैं, ठीक है। और ये अनाउंस की जाएगी विश्वकर्मा जयंती पर, है ना। अच्छा उसके बाद देखेंगे इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो इंडिविजुअल स्किल्स को मिलेगा, जैसे आपके कह सकते हैं पर्टिकुलरली जो अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, जैसे आपकी फैमिली है, वीवर्स है ना, बुनकर जो कह सकते हैं, या फिर गोल्ड स्मिथ वाले हैं, है ना, जो गोल्ड स्मिथ या ब्लैक स्मिथ, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ड्री, है ना, या बार्बर्स विल बी एम्पावर्ड थ्रू द विश्वकर्मा योजना विच विल बी लॉन्च्ड विद अलोकेशन। इसमें कितना फंड, लगभग 13,000 से 15,000 करोड़ करोड़ क्या होगा आपका फंड जो होगा अलोकेट होगा, ठीक है। तो किसमें, विश्वकर्मा योजना में। तो विश्वकर्मा योजना आपको इतनी याद रखनी है कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए होगी, और इसमें इंडिविजुअली सपोर्ट किया जाएगा फॉर दी व्यूअर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड लॉन्ड्री वर्कर एंड बार्बर्स एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा क्या इसके बेस पे और कोई नहीं चल रही है या चल रही है, कौन सी, स्वनिधि। स्वनिधि आपने सुनी होगी, जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए है, जैसे ठेला लगाते हैं या कोई और अपना छोटा मोटा काम करते हैं, तो स्वनिधि जो है योजना ये उन लोगों के लिए है। ड्यूरिंग हिज स्पीच द पीएम आल्सो स्पीक अबाउट द सेंटर पोर्ट्स इन द हेल्पिंग पीपल फॉर द अबव वेरी सॉरी पॉवर्टी लाइन थ्रू द प्रोग्राम सच एज द स्वनिधि पीएम, ये आपने सुना होगा, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ को अलोकेट किया गया था फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो विश्वकर्मा पे अदर वर्ड क्लास के लिए भी एक स्कीम आने वाली है जिसको विश्वकर्मा योजना बोला जाएगा। अच्छा आगे क्या है फिर हमारे लिए, लगभग 275 बर्ड्स स्पीसीज काउंटेड ड्यूरिंग द सर्वे एट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, अभी एक सर्वे हुआ जिसमें लगभग 275 बर्ड स्पीसीज को क्या किया गया है, काउंट किया गया है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे क्या है। तो 275 की बात करेंगे तो उनमें से लगभग आपकी दो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है वेरी हाई रिस्क, यानी कि एक्सट्रीम यू कैन से दैट। और 4 आपकी कैसी हैं, वनरेबल्स हैं, 2 इंडेंजर्ड हैं, बर काउंटेड ड्यूरिंग द सर्वे एट जिम कॉर्बेट रिजर्व्स, ठीक है। आगे क्या है, सर्वे जो कंडक्ट किया गया था बिटवीन द आपका जून 2000 सॉरी 20 से लेके 23 तक, बाई 3 दिन के लिए, बाई द 62 मेंबर टीम थी, लगभग 62 मेंबरों की टीम थी, कंसिस्ट ऑफ और उसके साथ कौन थे आपके, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो आपको पशु पक्षियों के बारे में, और वर्ल्ड वाइड फंड्स ऑफ इंडिया एंड टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड ब्लेज वॉलेंटियर बनाए गए थे कुछ प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में। और इन्होंने लगभग 540 किलोमीटर कवर किया और 135 फॉरेस्ट ट्रायल हुए, तब जाके इनके बारे में पता चला हमें 275 वर्ड्स के बारे में। एज रिपोर्ट टू स्पेसीज नेमली, जैसे कौन कौन सी हैं रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2 स्पेसीज जैसे वाइट रैम्प्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर, ये 2 वल्चर हैं, इनको कंसीडर किया जाता है किसमें, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। अभी मैं वल्चर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 2 वल्चर आपको याद रखने हैं, कौन कौन से में मिलना है। एक मिल रहा है वाइट रैम्प्ड वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर। देखिए मेरी वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा आवाज़ जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, इनको IUCN के द्वारा इनको क्या किया गया है, क्रिटिकल इंडेंजर में डाला गया है।
अच्छा, उसके बाद देखेंगे have been and documents in the survey। ओके, और दो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं आपकी, जैसे है पालास फिश ईगल्स, इनको आप साइड में लिख लेंगे। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आपको दो मिले, वाइट एंड रेड्स, इन दोनों को आप लिख लेंगे, सिया लिख लेंगे, और इधर वाइट और रेड्स जो भी है आपका। इसी तरीके से आप लिखेंगे जो आपके इंडेंजर्ड में आएंगी कौन कौन सी है, पालास फिश ईगल्स और इजिप्टियन वल्चर्स। तो पालास फिश ईगल्स और इजिप्टियन वल्चर ये आपको मिल जाएंगे किसमें, इंडेंजर्ड में, नॉट ए क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। ओके, और आपको चार मिलेंगी वनरेबल्स में, कौन कौन सी है, ग्रेट हॉर्नबिल्स, ग्रेट स्लैटी बोट्स, पैकर्स एंड ग्रे क्रूड्स, pernia and river टर्न्स हैव आल्सो बीन काउंटेड इन द इन सर्वे। तो देखिए मैं बता दूं आपको क्या होगा इसमें से, जब आपको क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वनरेबल्स, तो अब इनसे आपका क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नियर थ्रेटेड में 10 स्पेसीज हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे रिवर लेप्यूंस, रेड ब्रेस्टल्स, ठीक है, पैराकिट्स, इसका पूरा नाम है रेड ब्रेस्टेड पैराकिट्स, ओरिएंटेड डाइटर्स, लेफर फिशिंगल्स एंड हिमालय ग्रिफन्स एंड ग्रेट थिक नी एंड ग्रे हेडेड फिश ईगल्स, ब्लैक नेक स्टोर्स, एशियन बुल नेक्ड स्टोक एंड Alexandrines parakeets have all also been found at the reserves। कहाँ पे, टाइगर सॉरी जिम कॉर्बेट रिजर्व पार्क में आपको ये मिली हुई है, और ये आपकी किसमें आती है, नियर थ्रेटेड में। तो आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में आप क्रिटिकल एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वनरेबल्स और नियर थ्रेटेड, तो इनकी स्पीसीज साइड में लिख लेंगे, और ये आपको मिली हैं, ये न्यूज में रही हैं, मे बी पॉसिबल कि आपका क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। तो इनको आपको नोट कर लें, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, आपका जो पीसी लेके आऊंगा कंपाइलेशन, तो उसमें मैं इसको सॉल्व कराने की आपकी पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओके, पे वल्चर को देखने की कोशिश करेंगे। इन वल्चर को मैंने एक बार और करा दिया था, बट वल्चर वाला तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और इसका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ओरिएंटेड वाइट ब्लैक वल्चर, देखिए अभी हमने पढ़ा था, ये आपको किस में आ जाता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, सिलेंडर वाइल्ड वल्चर, यानी कि ये आपका ये भी किस में आ जाएगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। आगे देखते हैं लॉन्ग विल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। तो देखिए अभी तो सिलेंडर है, लॉन्ग है, वाइट है, ये आपका आ गया। इजिप्टियन अभी हमने पढ़ा था, इजिप्टियन वल्चर ये आपको किस में पड़ेगा, ये पड़ेगा इंडेंजर्ड में। रेड हेड भी हमने पढ़ा था अभी। अब देखिए याद करना बहुत ईजी हो जा रहा है, अभी आप व्हाइट और रेड देख के आ रहे थे, ये आपका किस में आ जाएगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। आगे देखते हैं इंडियन ग्रिफन्स वल्चर, ये आपका किस में आ जाएगा, लीस्ट कंसर्न में, ठीक है। हिमालय ग्रिफन्स अभी हमने पढ़ा था, ये आपका किस में आ जाएगा, नियर थ्रेटेंड में, किसमें होगा, नियर थ्रेटेंड में। और फिर सिनीरियस वल्चर्स, ये आपका ये भी नियर थ्रेटेंड में। उसके बाद आपका आ जाता है बियर्स वल्चर लैमग्रीन्स, ये आपका ये भी नियर थ्रेटेंड में। तो आप देख रहे हैं कि एंटी के तीन हो गए, आपके लीस्ट का एक हो गया, क्रिटिकल के तीन हो गए, इंडेंजर्ड का एक हो गया, टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 10 हो गए। क्लियर है, तो यहाँ तक इस तरीके से आप निकाल सकते थे। और मैंने आपको बता दिया था कि आज आपके लिए होमवर्क क्या है, कि आपको जो भी न्यूज़ में रहे IUCN की जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड वनरेबल्स, इनको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपने जहाँ भी आप इसको वो बनाते हैं, ठीक है। और अदरवाइज मैं इसको कराऊंगा ही आपका पीसी में। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं, हम एडिटोरियल को लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या, अब हमारे पास वाई इज द कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेंस्ट। देखिए मैं बताऊं क्या है, कावेरी वाटर का बड़ा ही वैसा यू कैन सी दैट क्रिटिकल इशू है बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु को तमिलनाडु के जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जो पानी हमें मिलना चाहिए थ्रू दी कर्नाटका, वो रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए, ना कि वन टाइम प्रोसेस पे। और क्या करते हैं भाई, कर्नाटका क्या करता है, पानी को वन टाइम उनको दे दिया, उसके बाद फिर देना बंद कर दिया, तो वो कंटिन्यूसली चाहते हैं, उसको कंटिन्यूसली हमको पानी मिलना चाहिए ना कि यू कैन सी दैट वन टाइम आपने कर दिया। तो अब क्या हुआ है कि सॉरी, अब क्या हुआ है कि आपका जो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है ना, वो अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना चाहती है इसमें। वैसे नहीं चाह रही थी, बट अब वो इंटरवेन करना चाहती है, और उसने ये बोला है कि भाई इमीडिएटली हमें लगभग 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड क्या चाहिए, पानी चाहिए फ्रॉम इट्स रिजर्वियर, एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफाइड
क्वांटिटी ऑफ द वाटर्स। तो कुल मिला के अब जो है 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड वाटर की बात चल रही है। अच्छा, दो इसमें जो अथॉरिटी देखती है वो आपको पता होगा, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। और जिसने अगर बात करी जाए तो लगभग इसी जून से लेके मई तक की बात थी, लगभग 177 से लेके टीएमसी, यू कैन से दैट 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो वाटर दिया था। उसके बाद अगर अभी जून से सितंबर की जो डील हुई है वो 123.14 टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर की पानी की डील हुई है। बट क्या है कि अब कोर्ट इसमें इंटरवेन करना चाहता है और ये चाहते हैं 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड वाटर चाहते हैं फ्रॉम द कर्नाटका। सो अब देखें इसमें व्हाट लाइज नेक्स्ट क्या होगा भाई। तमिलनाडु स्पेशली जो फार्मर हैं कावेरी डेल्टा के, वो एक्चुअली में अवेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई आगे चल के क्या होगा, एटलीस्ट बाई दी व्हेन व्हेन इंटरवेन दी बाई द सुप्रीम कोर्ट, है ना। सो देखना अभी बाकी है। और कुछ शॉर्ट क्रॉप्स भी आपकी कुरवई कुरवई मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आपकी शॉर्ट क्रॉप पेड़ी में आती है। ओके, हालांकि इस आर्टिकल को हमने कई बार कवर करने की कोशिश की है ना। तो 14 अगस्त को एक्चुअली में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने बोला भाई कि इसमें कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए और हमें लगभग 24,000 क्यूबिक फीट जो है पानी तो मिलना चाहिए, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे भी पानी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की डिमांड हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विद अमेंडमेंट एक्ट किकिंग इन द ओडिशा हैज नो डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है व्हाट इज अ डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए फॉरेस्ट की कोई लैंड है, उसको मतलब नोटिफाइड नहीं किया गया है बाई द सेंटर और स्टेट के द्वारा। कुल मिला के ये है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी रहते हैं तो आपने कहीं कहीं ऐसे फॉरेस्ट देखे होंगे जिसको कुल मिला के न तो सेंटर के द्वारा और ना ही स्टेट के द्वारा उसको नोटिफाई नहीं किया गया, उसको रजिस्टर नहीं किया गया। सो यू कैन से दैट इट्स ए डीम्ड फॉरेस्ट। अच्छा, अब गोदावरी केस में क्या हुआ था, गोदावरी केस जो कि 1996 में आया था, उसका वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो स्टेट है वो इंजॉय कर सकती है इस मैटर को, कि मान लीजिए कोई भी फॉरेस्ट लैंड है और वो उसको नोटिफाइड करके यू कैन से दैट शामिल कर सकती है इंडियन जो सॉरी स्टेट यू कैन से दैट जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें। अच्छा, उसके बाद उसने और एक बात और थी कि जो रिकॉर्डेड है लैंड का, दैट कन्फर्म टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट। जो डिक्शनरी है मीनिंग, कैसे जो हर चीज़ की मीनिंग डिक्शनरी होती है, तो फॉरेस्ट की जो डिक्शनरी है उसी के ही वर्ड से उसको आप शामिल करेंगे। तो अच्छा, इसमें और क्या है थोड़ा सा मैं और बता दूँ आपको। जो प्रोटेक्शन होगा अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, इसका मतलब है लैंड कैन नॉट बी डाइवर्ट विद आउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर एज वेल एज द ग्राम पंचायत। भाई प्रोटेक्शन मिल गया तो ये आउट ऑफ कैसे होगी, सेंटर एंड ग्राम से, ठीक है। और उड़ीसा गवर्नमेंट की बात करें, लगभग 1996 से ये कहना चाह रहा है कि हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आइडेंटिफाई लगभग 66 लाख एकड़ डीम्ड फॉरेस्ट, बट मैनी ऑफ देम वर नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड एज सच, गवर्नमेंट रिकॉर्डेड सेड। तो कुल मिला के ये कि 1996 से उड़ीसा गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई जो है लगभग 66 लाख एकड़ जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट है। मतलब जो डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब है जिसको नोटिफाई नहीं किया गया है भाई सेंटर और स्टेट के द्वारा, है ना। तो उसको यू कैन से दैट सेंटर और स्टेट के द्वारा नोटिफाई करने की बात चली है। तो इसमें यही है हमारे लिए, ठीक है। डीम्ड फॉरेस्ट का था, डीम्ड फॉरेस्ट ये था कि भाई किसी भी लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को न तो सेंटर ना ही स्टेट के द्वारा उसको रजिस्टर्ड या नोटिफाई किया हुआ हो। ओके, अब है हमारे पास गन बैटल्स बिटवीन रिवाइवल आर्म ग्रुप किल टू एंड शट डाउन एयरपोर्ट इन लीबिया। तो देखिए गन बैटल हुआ है बिटवीन द दो आर्म फोर्स के बीच में, और एयरपोर्ट जो है वो एक्चुअली में शट डाउन हुआ है कहाँ पे, लीबिया में। तो हमें क्या करना है, इसमें जो ग्रुप है उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बट हमें ये जानना है कि लीबिया जो है उसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लीबिया की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको कौन सी मिलेगी। देखिए, नॉर्थ में जाएंगे तो आपको ट्यूनिशिया मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको मेडिटेरियन सी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आप वेस्ट में चलेंगे तो आपको अल्जीरिया मिल जाएगा, ईस्ट में आपको इजिप्ट मिल जाएगा, तो कॉमन सा यहाँ से आप इजिप्ट निकाल देंगे और क्या मिल जाएगा आपको, रेड सी। साउथ में देखेंगे आप सूडान, चाड और नाइजर, ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कराता हूँ, यानी कि आपको लीबिया जो है, लीबिया की नॉर्थ में आपको ट्यूनिशिया और ईस्ट में आपको इजिप्ट, वेस्ट में अल्जीरिया, साउथ में नाइजर, चाड एंड सूडान। ओके, अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या है, चलिए अब हम देखते हैं अपना एडिटोरियल। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव
रिलेवेंस मतलब उपभोग आधारित गरीबी अनुमान की क्या है भाई, प्रासंगिक। तो थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें क्या है, क्या कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट है जो कि आपकी रिलेवेंस है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, अभी आपने सुना होगा कि इंडिया जो है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन्स। डिक्लाइन हुआ है, आई मीन जो परसेंट कुछ है उसमें डिक्लाइन हुआ है। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, ठीक है। और किस पर आई थी, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। उसमें ये दिखाया गया था जो परसेंट ऑफ द पुअर है वो डाउन हुआ है। 25% है ना 2015 और 16 में था, अब जो है 15% 2019-20 में अराउंड दी। लगभग 135 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड फ्रॉम आउट ऑफ दी पॉवर्टी। तो देखिए क्या था कि जो डेटा था, डेटा अगर 2015 और 16 का देखें हम, तो 2015 और 16 में जो पॉवर्टी लाइन थी वो आपकी थी 25%। उसके बाद ये कितनी हो गई, लगभग 15% आपकी डेक्लाइन हो गई। अब 15% डिक्लाइन होने का मतलब है लगभग 135 मिलियन पीपल थे वो आपके बाहर आए, किससे, पॉवर्टी से। देखिए कहीं आपने घर ऐसे देखे होंगे जिन घरों में आपने चार चार फोन, है ना, और गाड़ियां देखी होंगी। बट मेरा कहना वो नहीं है कि भाई जो है उससे गरीबी को नापा जा सकता है। बट हाँ, आप देख रहे हैं कि जिसके पास पहले फ़ोन नहीं था उसके पास फ़ोन है, जिसके पास पहले गाड़ी नहीं थी वो गाड़ी है। तो 2015-16 से लेके आप 19-20 या 21 की जो बात कर रहे हैं, तो 5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग द इंडिया। सो द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसकी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, इसको कौन लेके आता है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये तीन आपको बॉडी याद रखनी है जो आपकी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर आती हैं। यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ओपीएचआई, ठीक है, इसको रिलीज करती हैं। आल्सो सो दैट इंसिडेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये डिक्लाइन हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था। 27.5% 2015-16 में था, अब कितना हो गया, ये 16.2% 2019 और 21 में। क्या, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अच्छा आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है द इंसिडेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, क्या कंपैरिजन रिजल्ट्स है। तो 5-6 की बात करें या और 15-16 की बात करें, लगभग 10 साल का इसमें रेशियो आ रहा है। ये क्या हुआ है, क्लाइंबिंग डाउन हुआ है लगभग 27.5% ओवरऑल की बात करें विद इन 10 ईयर। 10 साल के अंतर्गत 5, 6 और 15-16 के बीच में, तो आप समझ ही रहे होंगे ये डिक्लाइन हुआ है बिटवीन द ऑल ओवर दी, ठीक है। तो 27.5%। उसके बाद द नंबर ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया फेल बाई मोर देन 271 मिलियन, अ ट्रूली मैसिव गेन, दिस इज ए हाई परसेंटेज। ये आपको समझ में आ गया होगा। तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है, तेंदुलकर कमेटी ये कहती है कि 2004-5 जो लगभग 7 साल का डेटा दिया उसने, 2004 से लेके आप देखेंगे 2011 तक, ठीक है। तो इसमें क्या कह रही है, 7 ईयर पीरियड बिटवीन द दैट नंबर ऑफ पुअर केम डाउन्स। अच्छा तो अब इसमें क्या देखना था, मैं तेंदुलकर जो तेंदुलकर कमेटी थी ना, वो ये मैथोलॉजी शो की उसने, लगभग 7 साल का उसने रेशियो लिया और उसने ये बताया कुछ की कि जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो लगभग 137 मिलियन है ना, वो तो कम हुए हैं। बट क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी है। अब देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो लगभग 137 मिलियन कम हुए। उसका डेटा ये था। और अकॉर्डिंग टू द रंगराजन कमेटी ने भी यही कहा, वो 2009 से लेकर 10 से और 11-12 के डाटा में उसने ये बोला कि लगभग 92 मिलियन जो है आपके वो कम कम डाउन हुए हैं, यू कैन सी दैट डिक्लाइन हुआ फ्रॉम दी पॉवर्टी। सो तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी की अगर बात करें तो ये लोअर देन एज द एस्टिमेट बाई द ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये दोनों ही कैसी हैं आपकी, लोअर देन है किससे, ग्लोबल। तो डेटा के हिसाब से अगर ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये जो है आपकी ज़्यादा आई है कंपेरिजन टू दी तेंदुलकर एंड जो रंगराजन कमेटी। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, पॉवर्टी जो बेस्ड है वो किस आपका है, ऑन इनकम पे है, कंजप्शन पे है, इज डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिवेटिव बेस्ड ऑन द एजुकेशन हेल्थ। अच्छा नीड किसकी है भैया इस सर्वे में चेंज करने के लिए, तो कंजप्शन कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर सर्वे है इज बीइंग कंडक्टेड इन द करंट ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ है, रिसेंट की बात करें तो अभी कोविड-19 की वजह से कुछ ग्रोथ रेट जो है वो आपकी कैसी हुई है, काम डाउन हुई थी, ठीक है। और हमें आवश्यकता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा की, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे जो कंजप्शन एस्टिमेट बिटवीन द नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स एंड एनएसएस डेटा। एनएसएस जो है आपका डू नॉट मैच इन एनी कंट्री, इंडिया इज नो एक्सेप्शन।
और ये जो है मैच नहीं होता है आपका दोनों डेटा की अगर बात करेंगे। तो इन एडिशन की बात करें, देयर इज अ नीड टू सप्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ द कंजक्शन सर्वे विद अ स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस। तो इन चीज़ की हमें क्या है, नीड है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो इसकी इंडेक्स के कुछ यू कैन से दैट मल्टी तीन डायमेंशन होती है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की। तो इनको थोड़ा सा हम देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। वो हमें पता ही हो गया कि इसको कौन लॉन्च करता है, तो आपको ऑक्सफोम, यूएनडीपी और एक और है जिसको आपको कंप्यूटर बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद इसकी तीन डायमेंशन होती हैं। कौन कौन सी डायमेंशन? तीन डायमेंशन में देखेंगे हम। एक मिलेगी हमको सॉरी हेल्थ, एक मिलेगी हमें एजुकेशन, और एक मिलेगी हमें लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखिए हेल्थ में जो ना आपकी न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी रहेगी, और एजुकेशन में आपकी ईयर ऑफ स्कूल और स्कूल अटेंडेंस रहेगी। लिविंग स्टैंडर्ड में आपकी कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट्स है। ये ओवरऑल कितने हो गए आपके 10 इंडिकेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और तीन आपकी को हो गई, यानी कि तीन डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। और 10 आपकी क्या हो गई, 10 आपकी हो जाएंगी सब डायमेंशन। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके लिए हेल्थ पूछा जाएगा तो आप ये मत सोच लेना कि हेल्थ में आपके लिए यहाँ पे ये जो कुकिंग फूड ये हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड में कि आप कैसे रहते हैं, किस तरीके का आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, आपका सैनिटेशन जैसे वो होता है ना सफाई वगैरह, वो कैसी है आपकी, किस तरीके का आप वाटर पी रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है आपका। ये नहीं कि आप बिना लाइट के भी रह रहे हैं, है ना, या एसी है वो, या हाउसिंग कैसा है आपका, एसेट्स कितनी है आपके पास। और एजुकेशन तो पता ही है, ईयर ऑफ स्कूल और स्कूल अटेंडेंस, इन दो को। और न्यूट्रिशन में आपका हो जाएगा हेल्थ में, ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी हेल्थ हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैं बता दूं, इसमें अगर आप इसको निकाल देना और न्यू पैटर्न के थ्रू भी करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ तक ये नैरो था आपका, किसी पर्टिकुलर एक रीजन की दे दिया, द यूज ऑफ द देश ऑफ द देश सुपरवाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। देखिए स्पेसिफिक वर्ड भी दिया है, नैरो रीजन भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इन दोनों वर्ड से आप निकाल सकते हो। तो देख रहे हैं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्वेश्चन जो है ये वाला चला जाएगा यहाँ से। जब ये चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ये गया ये गया ये आंसर, तो इससे निकाल सकते थे। वेरी है, वेरी इजी है ये, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो बुक बेसिस पे बनते हैं ना, उनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। बट आप थोड़ा सा इन चीज़ों से, ऐसी बात नहीं है कि 2023 के एग्जाम में एलिमिनेट टेक्निक है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, नहीं, थोड़ा बहुत आप टेक्निक लगा सकते थे। हो सकता था मे बी पॉसिबल किस तरीके से आंसर होगा, 50-50 की रिस्क लेके। ओके, सो हम आप अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। ओके, और आपको करना क्या है, जो भी चीज़ छूट जाती है अपनी, उनको हम अपनी प्रीलिम्स जो करंट होता है उसमें हम कंपाइल करके लाते हैं, तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। और आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी मेरी वॉइस जो है ना वो क्लियर नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच।